हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव। तो चलिए शुरू करते हैं। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. Hunter-gatherers move from place to place. There are many reasons for this. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have been eaten up all the available plant and animal resource. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or, in the case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. तो क्या कहा जाता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो का है। और इसको हम लोग उन लोगों को आज हम लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं, हम लोग उनको हंटर गैदरर्स कहते हैं। यानी कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोग 2 मिलियन साल पहले से रह रहे हैं और हम लोग उन्हें क्या हंटर गैदरर्स कहते हैं। और ये जो नाम है ये आया है विच दे गॉट देयर फूड, जहाँ से उनको खाना मिलता था वहाँ से इनको क्या हंटर गैदरर्स कहा जाता है। क्योंकि जनरली ये लोग क्या एनिमल्स को हंट माने शिकार करते थे, एनिमल्स का, फिशेस का, बर्ड्स का, और फ्रूट, और गैदर करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, और स्टॉक्स एंड एग्स को क्या गैदर करते थे। इसलिए क्या इनको हंटर गैदरर कहने लगे। और जो हंटर गैदर थे वो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस करते थे और इसे करने के लिए उनके पास क्या बहुत सारे रीजंस थे। कैसा कि पहला कि वो अगर एक जगह कहीं रहते हैं तो उन्हें क्या अगर वो एक जगह कोई लंबे टाइम तक रहे तो उस जगह का वो लोग क्या फ्रूट्स खाएंगे और उसके एनिमल्स खा जाएंगे, उस जगह के एनिमल्स रिसोर्स खाएंगे, फूड रिसोर्स खाएंगे। तो रिसोर्स खाते खाते वो क्या ख़त्म भी हो जाते हैं। तो जब वो ख़त्म होंगे तो वो क्या यहाँ का खा लिया, अब दूसरी जगह जाएंगे, अब दूसरी जगह जा करके वो लोग खाएंगे। ऐसा ही ये लोग क्या मूव करते थे। सेकंड है कि जो सेकंड जो है वो एनिमल इसलिए मूव करते थे, ये इंसान इसलिए मूव करते थे ताकि इन्हें कोई जैसे जा रहे कहीं पे कोई एनिमल्स मिल गया ऐसे चलते चलते, तो वहाँ पे जा करके जैसे कोई काऊ मिल गई तो काऊ या डियर मिल गया तो उससे क्या जाएंगे, उससे घास आधा डालेंगे, फिर क्या उसी को पाल लेंगे। और अगर काऊ है तो उससे दूध लेंगे या तो फिर उसे ही मार करके ये लोग क्या खा जाएंगे। फिर थर्ड क्या है कि plants and trees bears fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. Fourth, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennials with water throughout the years, others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. तो क्या होता था, तीसरा रीज़न ये है कि वो लोग क्या जो ट्रीज हैं उन्हें क्या बियर करते थे, उनके जो फ्रूट्स हैं वो खाते थे। लेकिन जो फ्रूट होते थे वो तो कुछ सीजन्स में आते थे। जैसे मैंगो ट्री के पास गए तो मैंगो ट्री का गर्मियों में उनका क्या मैंगो आते, तो ठंडी में तो मैंगो होते नहीं है, तो क्या वो ठंडी में मैंगो कैसे खाते होंगे, इसलिए वो मूव करते होंगे। फिर चौथा क्या कि पानी
पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनके लिए। और पानी तब कहाँ, लेक्स में मिलता था, स्ट्रीम्स में मिलता था और रिवर्स में मिलता था। तो सब क्या रिवर्स और लेक्स के पास रहते थे। लेकिन कई सारी जो रिवर्स थी वो क्या पेरेनियल थी और कई सारी क्या सीजनल थी। पेरेनियल और सीजनल मतलब कि जो पेरेनियल मतलब कि जो सालों साल मतलब कि हर बार भारी मतलब कि हर बार उस नदी में पानी रहता है। जैसे गंगा नदी में क्या ऑल सीजन, सारे सीजन में क्या पानी रहता है। और सीजनेबल रिवर्स कैसे होती है, जैसे कि बरसात का टाइम आया तो पानी भर गया, बाकी बरसात चली गई तो पानी सूख गया और नदी ऐसे खाली पड़ी है, तो क्या वो सीजनल नदी हो कहलाती हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood, and bone, of which stone tools have survived best. Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees, and hide animal skins, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. तो क्या कहा जाता था कि हम लोगों को इनके बारे में पता कैसे चला कि ये लोग यहाँ पे हैं या यहाँ पे नहीं है। तो हम लोगों को कैसे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या, हंटर गैदरर्स ने जो चीज़ें बनाई थी जैसे कि टूल्स हो गए, बोन्स के टूल्स हो गए, स्टोन के टूल्स हो गए, वुड हो गई, बोन्स हो गई, इन सब की वजह से क्या हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग भी यहाँ पर पहले रहते थे। और इनके जो कई सारे स्क्रैप बार्क हो गए, जैसे वो ट्रीज काटते थे, और हाइड्स हो गई जिससे क्या जो चॉप करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को काटते थे। ये सब इनके जो टूल्स हैं उनसे भी हमें क्या पता चलता है कि ये इतने साल पुराना है, तो लोग इतने साल, जैसे 200 साल पुराना क्या टूल है तो इसे भी किसी ने बनाया होगा, वो भी 200 साल पहले, तो पता चलता है कि 200 साल पहले भी इंसान थे। तो ऐसे पता चलता था उनके टूल्स के बारे में, उनके हट्स के बारे में, जो हट्स बनाते थे। जैसे हम लोगों ने अभी आगे पढ़ेंगे जैसे हड़प्पा, तो ये जो हड़प्पा इन्होंने क्या घर और कई सारे बनाए थे, हट्स बनाई थी, तो इनसे हम लोगों को क्या पता चलता है कि यहाँ पर पहले भी लोग रहते थे। थर्ड है हमारा चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। लुक एट मैप 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near source of water such as rivers and lakes. तो क्या कहा जाता है, ये जो ट्रायंगल, जहाँ पे रेड ट्रायंगल जो बने हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने शो करे कि जहाँ जहाँ जो ये सब जो अर्ली मैन है, हंटर गैदरर्स है, वो रहते थे। तो एक हमारा फर्स्ट जो रेड ट्रायंगल है उसमें क्या लिखा है, भीमबेटका, तो यहाँ पर भी क्या जो हंटर गैदरर्स है वो रहते हैं। फिर दूसरा क्या, हंसगी, यहाँ भी रहते हैं, और कुरनूल केव्स में भी वो जो हंटर गैदर से रहते हैं। और ये खाली इतनी जगह में नहीं, वो और सारी जगहों में भी का जो हंटर गैदर्स है वो रहते थे। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. और जो पहले के लोग थे वो सब क्या हर जगह ट्रैवल करके पता करते थे कि कहाँ कहाँ जो गुड्स, जहाँ जहाँ गुड क्वालिटी का जो स्टोन है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है और कहाँ का वो इजीली अवेलेबल है। फिर हमारा एक और टॉपिक आता है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। Find the Kurnool caves on map 2, page number 12. Traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to roast meat, and to scare away animals. तो क्या कहा जा रहा है कि अभी हम लोगों को मैप नंबर 2 में हम लोगों को कुरनूल केव्स को क्या लोकेट करना। तो ये रहा हमारा कुरनूल केव्स। तो कहा जा रहा है कि कुरनूल केव्स में जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो ऐश है यानी जो राख है उसके क्या
ट्रेसेस मिले। तो इसका मतलब ये है कि जो हंटर गैदर्स है वो सब क्या आग से भी फैमिलियर थे, उसको भी जानते बूझते थे। क्यों? और वो क्या क्या काम करते थे आग से, तो वो करते थे क्या, रोशनी करते होंगे, क्योंकि तब तो ट्यूबलाइट या कोई भी बल्ब नहीं होता था, तो क्या रोशनी के काम में आते थे। और क्या, जो मीट हो गया यानी जो खाना आना हो गया उनका, वो रोस्ट करने के काम आता था। और क्या, अब एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो सब क्या आग से डरते हैं, तो जो आग का इस तरह से भी इस्तेमाल करते होंगे कि जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स, उनको क्या अपने से दूर करा जा सके, ताकि वो उन पे अटैक ना कर सके। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्दे विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 हंटर गैदर्स टू ग्रोइंग फूड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आज चेंजिंग एनवायरनमेंट इस चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी को याद होगा पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अ चेंजिंग एनवायरनमेंट के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को इसे स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions. In many areas, this led to the development of grasslands. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, and cattle. Therefore, animals that survive on grass, those who hunted these animals now followed them, learning about their food, habitats, and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. सॉरी, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आज से 12,000 साल पहले तक क्या होता था, मतलब कि 12,000 पहले हमारी जो वर्ल्ड है उसमें एक क्लाइमेट चेंज आया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्रास लैंड है, घास के जो मैदान है, वो क्या डेवलप करना शुरू हो गए। और ये ग्रास लैंड के डेवलप होते ही जो एनिमल्स थे कुछ, जैसे कि शीप हो गई, गोट हो गया, डियर, एंटेलोप, और ये सब कैटल जो हो गई, ये सब क्या, ये भी सब ग्रो होने लगी, इंक्रीज होने लगी, मतलब कि इनकी जो नंबर था वो क्या बढ़ने लगा। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ये ऐसा इसलिए हो रहा था, मतलब कि ये ग्रास लैंड भी बढ़ रहा और ये एनिमल्स भी बढ़ रहे। तो क्या होता है कि जितने एनिमल्स है ये सब क्या ग्रास ही तो खाते हैं, और ग्रास लैंड बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे ये जो जनसंख्या थी इन एनिमल्स की, इनकी भी क्या बढ़ने लगी थी। फिर क्या होने लगा कि ये जो फिर हम इनके हैबिट में क्या फूड आया, फिर ब्रीडिंग सीजन आ गया। तो मतलब कि जब ये खाना खाते और मतलब कि जिस टाइम जो ग्रास लैंड है वो सबसे ज़्यादा हरा भरा होता, उसी टाइम इनका क्या ब्रीडिंग सीजन होता है। तो उससे क्या होता है कि इनका जल्दी, मतलब कि इनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी जल्दी से बढ़ने लगी, ग्रो करने लगी। और ये जो फिशिंग है वो भी क्या इम्पोर्टेंट बना 12,000 ईयर्स अगो से। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो इससे भी हम लोग शुरू करते हैं। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल grain bearing grasses including wheat, barley, and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women, and children probably collected these grains as food, as learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters.
The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the pig, lived in herds, and most of them ate grass. Often, people protected these animals from attacks by the wild animals. This is how they become herders. तो क्या कहा जाता है कि इसमें बोला जाता है कि जो फार्मिंग और जो हर्डिंग है उनकी शुरुआत कैसे हुई। तो पहले पैराग्राफ में हम लोग हम इसमें फार्मर्स के बारे में लिखा है और दूसरे पैराग्राफ में हर्डर्स के बारे में लिखा है। तो पहला पैराग्राफ कहता है कि जैसे ही ये जो जैसे ये जो ग्रास लैंड था ये बनना स्टार्ट हुआ, तो इसी के साथ क्या होने लगे, कई सारी जो ग्रेन्स है उनका भी क्या डेवलपमेंट होने लगा, वो भी क्या उनकी भी पैदावार होने लगी। जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, ये भी क्या नेचुरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी उस सब कॉन्टिनेंट में, जिस सब कॉन्टिनेंट में ग्रास लैंड का डेवलपमेंट हो रहा था, उस सब कॉन्टिनेंट में हर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इन सारी ग्रेन्स का क्या प्रोडक्शन हो रहा था, इनका क्या ये ग्रो कर रही थी। और जो औरतें और जो मैन वुमेन थी और जो चिल्ड्रन थे वो सब क्या इनको इन ग्रेन को कलेक्ट करते एज अ फूड, और फिर इनसे ऐसे जानते कि ये कैसे ग्रो होते हैं, कहाँ ग्रो होते हैं और कब इनके रिपेंट करा जाता है। और इसी से क्या ऐसी सोच रखते रखते प्लांट्स को उगाते उगाते ये सब क्या, ये सब पीपल बन गए, सारे लोग बन गए क्या, फार्मर्स। तो फार्मर्स का तो पता चल गया कि कैसे कि वो सब वीट सब उगती थी, वो सब लोग उसी वीट को कलेक्ट करते थे ऐसे खाने के लिए, और फिर उसके बाद वीट के बारे में जानते थे कि कैसे कैसे पैदा होती है, कैसे ये उगती है। तो उसके बाद उगाते उगाते ये लोग क्या फार्मर्स बन गए। तो फार्मर्स का हो गया। फिर दूसरा क्या है, हर्डर्स। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट and then tame animals by leaving food for them near their shelter। तो क्या कहते थे कि जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो एनिमल्स की तरफ भी क्या अट्रैक्ट कर रहे थे। तो क्या करते, अट्रैक्ट होते तो क्या करते कि जो अपना घर है उसके अपने शेल्टर के पास या उन एनिमल्स के शेल्टर के पास क्या अपना फूड छोड़ देते। तो फिर जब एनिमल आता तो खाता। तो जो फर्स्ट animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gently to come near the camps where they lived। तो क्या हुआ कि पहली बार जब उन लोगों ने ऐसे खाना छोड़ा तो उन्हें क्या एक वाइल्ड एंसेस्टर, यानी कि एक वाइल्ड एनिमल आया, मतलब कि एक एनिमल तो फंसा, पर वो कौन था, वो था एक जंगली कुत्ता एक वाइल्ड एंसेस्टर था किसका, डॉग का। और फिर धीरे धीरे जो पीपल्स थे वो क्या एंकरेज हुए एनिमल्स के तरफ, और उनको क्या रिलेटिवली मतलब कि जो उनके कैंप्स के पास आकर के क्या जो एनिमल्स है वो सब क्या उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, एंकरेज हुए। पीपल एंकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव। तो यानी क्या जो पीपल्स थे उन्होंने क्या एंकरेज करा एनिमल्स को, मतलब कि ऐसे खाना वाना दे करके एंकरेज करा, सिर्फ बात करके नहीं, ऐसे उनको एंकरेज करा एक टाइप से, और उनको क्या अपने कैंप्स के पास रहने की जगह दी। फिर क्या वो कुछ जो एनिमल्स थे जैसे शीप, गोट, कैटल और जो पिग्स हो गए वो सब क्या ग्रास खाते थे। तो लिव्स इन हर्ड्स, यानी वो एक हर्ड्स में रहते थे, एक जगह होती हर्ड, वहाँ पे वो लोग क्या रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि वो सब लोग क्या ये जितने भी एनिमल्स है ये सब क्या मोस्ट ऑफ द ये सब ग्रास ही खाते हैं, और फिर इनको क्या ये ग्रास खाते हैं। तो जो वाइल्ड एनिमल्स है वो सब क्या इन पर अटैक कर देते और इनको खा जाते। तो इसलिए जो लोग थे वो सब क्या इनको बचाने लगे और इनकी हेल्प करने लगे, एनिमल्स को पालने लगे। तो तब से वो लोग क्या हर्डर्स बन गए। तो ऐसे ये लोग हर्डर बन गए। ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया कि लोग फार्मर्स कैसे बने, हर्डर्स कैसे बने। अब हम समझते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ। If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and some cases years. When people began growing plants, it meant
that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till grain ripened, and then the grain had to be used carefully. As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. तो क्या होता था कि अगर आप लोग के कोई एक सीड को अगर लगाते हो तो क्या होता है कि वो कुछ टाइम्स लेता है और फिर क्या वो ग्रो करता है। ये आप लोगों ने नोटिस करा होगा। फिर क्या होता है कि वो जो एक टाइम पीरियड है वो शायद से कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का, और कुछ केसेस में क्या वो सालों साल का भी क्या प्रोसेस हो सकता है। तो जब लोगों ने प्लांट्स लगाना, प्लांट को ग्रोइंग करना शुरू करा, तो इसका मतलब ये था कि वो सब क्या जो प्लांट्स है उनको देखते थे, उनमें पानी डाल देते थे और वाटरिंग वीडिंग कर देते, ड्राइविंग एनिमल्स को वहाँ चलाते थे, बर्ड्स पालते थे, और फिर वो जब तक ग्रेन रिपेंड हो जाता था तो उसके बाद क्या उससे केयरफुली यूज करते रहते थे। कैसे कैसे यूज होते थे, तो इनमें क्या करते थे वो एक सीड की तरफ से, तो यानी गेहूं के कोई अलग से सीड नहीं खरीदते थे। जो गेहूं निकला उसी सीड को लगा दिया और फिर एज अ फूड खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। एज गिफ्ट, अगर अगर तब कोई गिफ्ट तो मिलता नहीं था कि चलो इस बार इसको ये चीज दूंगा, फोन दे दूंगा, टैबलेट दे दूंगा, लैपटॉप दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं चलता था। तो लोग क्या फूड ये सब जो गेहूं है इन्हीं को क्या एज अ गिफ्ट, जैसे किसी का बर्थडे है, अब वो जो भी बनाते हो, पहले के पीपल 12,000 साल पहले के लोग जो भी बनाते हो, जैसे उनके यहाँ कोई समझ लीजिए कोई फंक्शन है या किसी का बर्थडे है, तो वो लोग क्या गिफ्ट देंगे, तो क्या यही एक बोरी या एक जूट बैग में भर करके गेहूं को उनको दे देंगे। ये हो गया ये हो गया उनको क्या गिफ्ट हो गया। फिर क्या होगा, और ये जो फूड, ये जो इनका जो गेहूं है, इनको क्या ये लोग स्टोर कर लेते हैं। तो कहाँ का स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि क्ले पॉट्स हो गए, इनमें स्टोर कर लिया, बकेट्स हो गई, डग्स हो गए, डक पिट्स हो गए, इनमें सब वो लोग क्या ग्राउंड के अंदर स्टोर कर लेते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रियरिंग एनिमल्स। इसे भी हम लोग इसी वीडियो में खत्म कर लेते हैं। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। Beside, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as store of food. तो क्या कहा जाता है कि जो एनिमल है वो क्या मल्टीप्लाई नेचुरली, यानी कि जो एनिमल है वो अपने नेचर नेचुरल ही क्या मल्टीप्लाई होता रहता है। कैसे, अगर हम लोग अच्छे से ध्यान से देखें तो जो एनिमल्स होते हैं वो हमें क्या मिल्क प्रोवाइड कर जाते हैं। तो ये जो मिल्क है ये हमारे लिए क्या एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है, किसके लिए, फूड के लिए। फिर दूसरा जो है मीट, अगर ज़रूरत पड़े तो ये हमको, अगर रिक्वायरमेंट हो मीट की तो ये हमें मीट भी देते हैं। अगर हम लोग एक वर्ड में एक साथ बोले, अगर एक तरफ से बोले, तो ये जो एनिमल्स है ये भी कैसा क्या करते थे, ये भी स्टोर्ड ऑफ फूड, यानी कि जैसे हम लोग गेहूं को यहाँ पे स्टोर कर लेते थे, स्टोर्ड फॉर फूड, ये भी क्या ये जो एनिमल्स ये भी क्या स्टोर्ड ऑफ फूड हैं। यानी कि लोग इनको भी क्या ऐसा एक फूड की तरह स्टोर कर लेते थे, पालते थे एक ऐसे एक एक स्टोर, एक फूड के तौर पे। जैसे उन्होंने एक गोट बकरी को पाला, तो क्या बकरी का जो बकरी उन्हें मिल्क प्रोवाइड कराएगी, दूध देगी, ठीक है। फिर कभी कभी वो बकरी को खा भी जाएंगे काट के। तो ऐसे वो क्या जो बकरी वो क्या उनके लिए फूड का काम करती है, उनके लिए स्टोर ऑफ फूड है। तो फ्रेंड, ये जो हमारा रियरिंग एनिमल्स था ये तो खत्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरर्स टू ग्रोइंग फूड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Turn to map to page number 12. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and in east and south India. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals' bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. These may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the continent. They can also identify the bones of different animals. तो क्या कहा जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों को बहुत एविडेंस मिले हैं कि जो पहले के क्या फार्मर्स और हर्डर्स, इनके क्या एविडेंस मिले किनको, आर्कियोलॉजिस्ट को। इन्होंने ये सारे एविडेंस कहाँ का, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है उनमें क्या उनको इनमें क्या फाइंड करे, ढूंढे। जैसे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह जैसे कि नॉर्थ वेस्ट हो गया और क्या जो कश्मीर हो गया, जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि प्रेजेंट डे यानी कि नॉर्थ वेस्ट मतलब कि जो कश्मीर है वहाँ पे, और ईस्ट और जो नॉर्थ वेस्ट में तो मिला ही, और इनको कहा ईस्ट और साउथ इंडिया में भी क्या जो अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स हैं, इनके भी क्या ट्रेसेस, इनके एविडेंसेस मिले हैं। तो जो इनके जो सेटलमेंट्स थे फार्मर्स और हर्डर्स के, इनके लिए जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या जो एविडेंस है इन्हें क्या एविडेंस को स्टडी करा किनमें, जो एनिमल्स बोन्स है, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फार्मर्स और हर्डर्स का सेटलमेंट जानने के लिए इनका जो इनके एनिमल्स के जो बोन्स हैं इनमें क्या स्टडी करी, एविडेंसों में स्टडी करी कि कहाँ कहाँ ये लोग रहते थे, कहाँ कहाँ इनका क्या सेटलमेंट था। और इनमें से जो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। तो इनमें जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्साइटिंग जो एविडेंस है वो क्या है, बर्निंग ऑफ ग्रेन, यानी बर्न जला हुआ अनाज। तो जले हुए अनाज से भी क्या इन्हें पता चलता था कि कहाँ पर ये रहते थे, यानी जैसे कि अब अनाज जहाँ जला होगा, जहाँ कल्टीवेट करा होगा, तो फार्मर्स तो वहीं पे रहते होंगे। तो ऐसे क्या उनको ये भी पता चला कि ये कहाँ कहाँ रहते थे। और क्या होता था कि ये जो फार्मर्स जलते थे, इसमें मतलब कि जो ग्रेन जलते थे, इनमें ऐसा रीज़न होता था कि जो ग्रेन जल जाता था वो एक्सीडेंटली, यानी कि ऐसे दुर्घटना पूर्वक जल जाता है। जैसे कि आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा कि गर्मियों में क्या खेतों में आग लग जाती, क्यों लग जाती, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप हो रही होती है, और अगर हल्का सा भी कोई स्पार्क कहीं पे निकल आता है, या जैसे कोई पत्थर वत्थर कहीं गिर जाता है, या जो क्रॉप्स होती हैं इतनी तेज धूप चलती है वो सब एकदम सूख जाती है, एकदम पूरी एकदम ड्राई हो जाती है, और जो आपस में वो अपने हवा चलती तो आपस में घिसती है, फ्रिक्शन होता है, तो उससे क्या हल्का सा स्पार्क्स अगर कहीं से आ जाता है, या किसी ने अगर कोई स्मोक कर रहा हो, वो अपना कुछ भी चीज़ फेंक देता है जिससे हल्का सा भी स्पार्क जनरेट हो जाता है, तो क्या पूरे खेत में आग लग जाती है। तो तब भी क्या ऐसे जो ग्रेन जलती होंगी वो क्या एक्सीडेंटली जल जाती होंगी, या फिर उनका कोई पर्पस होता होगा।
और ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या ये आइडेंटिफाई भी करा है कि ये जो ग्रेन्स जो उगाई जाती थी, जो जली है, वो सब क्या साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया है कि जो क्रॉप्स हैं ये सब क्या डिफरेंट डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में उगाई जाती थी। यानी जैसे कि कोई क्रॉप है वो जली, तो साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च करी कि क्या कैसे कहा था, तो पता चलता था कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है उस सब कॉन्टिनेंट के क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या ये सारी क्रॉप उगाई जाती थी। जैसे कि कोई क्रॉप मिल गई जो नॉर्थ में, कोई ईस्ट में, कोई नॉर्थ ईस्ट में, कोई नॉर्थ वेस्ट में, कोई एकदम ही वेस्ट में, कोई साउथ में, तो ऐसे पता चलता था। और कैसे पता चलता था कि ये जो एनिमल्स की जो बोन्स है इनसे भी क्या पता चल जाता था। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। Archaeologists have found traces of huts or houses in some sites. For instance, in Burzahom in present-day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoors. Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge, or mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grain even today, several thousand years later. At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember, some tools were also made of bone. तो क्या होता था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या ये ट्रेसेस फाइंड करे किसके, हट्स के या हाउस के, कहाँ पे, कुछ साइट्स में। यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है इन्होंने झोपड़ी और घरों के क्या ट्रेसेस भी फाइंड करे इन सारी साइट्स में। और क्या है कि जो इंस्टेंस मतलब कि जो बुरज़ाहोम है यहाँ पर क्या जो लोग थे वो सब क्या अपने जो पिट हाउसेस हो गया उन्हें क्या ग्राउंड में क्या बनाते थे और उसमें क्या रहते थे। तो ये जो बुरज़ाहोम है वो इस समय कहाँ है, ये है कश्मीर में। और इनसे क्या हम लोगों को ये शेल्टर है, इनसे क्या प्रोवाइड होता था, कोल्ड वेदर। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है इन्होंने ये भी पता लगाया है कि जो लोग खाना बनाते थे उनमें क्या उन्हें ट्रेसेस मिले कि घर के बाहर भी बनाते थे, घर के अंदर भी बनाते थे। यानी कि वो घर के इंडोर भी और आउटडोर भी क्या वो घर मतलब कि जो खाना है उसे फूड को कुक करते थे। कैसे, जो वेदर है वेदर के डिपेंड, यानी जैसे अगर ठंडी चल रही है तो वो लोग कहाँ बाहर बैठ के बनाएंगे, गर्मी चल रही तो अंदर, अगर बारिश हो रही तो अंदर बैठ के क्या अपना खाना बनाएंगे। तो ऐसा क्या जो वेदर जो होता था तब का उस पर डिपेंड करता था कि खाना कैसे बनाए, और मतलब कि खाना इंडोर बनाए कि आउटडोर बनाए। और ये जो स्टोन टूल है इनमें भी कई जगह इनको स्टोन टूल्स को भी क्या कई जगह पाया गया है। क्या कहते थे कि जो पहले के जो ये सारे डिफरेंट अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, यानी कि जो पैलियोलिथिक टूल्स थे पहले के ज़माने के मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म के ये पैलियोलिथिक टूल्स जो कि क्या कहलाते थे, नियोलिथिक। यानी पैलियोलिथिक टूल्स मतलब नियोलिथिक टूल्स। मतलब कि जो क्या कहते हैं कि जो पैलियोलिथिक टूल्स पता है कैसे कहते हैं, वो जो पत्थरों के टूल्स होते हैं, जैसे कि आप इन पिक्चरों में देख पा रहे हो, न्यू
स्टोन टूल्स। तो जो पुराने के जो स्टोन टूल्स होते थे उनको क्या पैलियोलिथिक, और पैलियोलिथिक को क्या नियोलिथिक भी हम लोग कहते थे। तो ये नियोलिथिक क्या होता था कि ये सब क्या जो टूल्स इनमें क्या पॉलिश वॉलिश कर देते हैं, इनमें जो एक कटिंग एज यानी बहुत ही ज़्यादा शार्प नोक दे देते हैं, इनमें मोटर्स और पेस्टल्स लगी होती है जिससे क्या जो ग्रेन्स होते हैं उनको ग्राइंडिंग कर लेते हैं और जो प्लांट है उनका प्रोडक्शन भी होता था। और ये जो मोटर और पेस्टल्स है ये सब क्या जो ग्रेन्स होते हैं उनको ग्राइंडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। कब से? ये अभी जो कुछ हजार साल पहले से। और ये जो सेम टूल्स हैं जो पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू मेड यूज, मतलब कि जो पैलियोलिथिक टाइप के जो टूल्स हैं इनका क्या अभी भी कंटिन्यू रखा है इनका यूज़ करना। और इन्हें क्या ये सारे जो टूल्स है वो सब क्या बनाए जाने लगे थे पहले। कब? किससे? बोन से। टूल से पहले किससे? बोन से। Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now became an important part of the diet। तो क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे जगहों में क्या ये जो अर्दन पॉट्स यानी जो मटकी के जो घड़े होते थे इनको भी क्या मटकी के नहीं मिट्टी के घड़े, हाँ तो जो मिट्टी के घड़े होते थे उनको भी क्या कई जगह फाउंड करा गया है। क्यों? कई जगह तो जो मटकी होती थी उनको क्या डेकोरेशन के लिए यूज़ करा जाता है, और इनके लिए क्या जो खाना बनाने लगे इनके लिए फूड कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करा जाता था। और क्या जैसे कि राइस हो गए, ग्रेन्स हो गए, इनको क्या स्टोर करने के लिए भी इन्हें क्या यूज़ करा जाता था। Besides, they began weaving clothes using different kinds of materials, for example, cotton that could now be grown. Did things change everywhere and all at once? No, quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities doing different things during different seasons. सॉरी। तो क्या होता है कि जो ये सारे जो मटके थे इनमें क्या फिर बाद में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वीविंग करना शुरू कर दिया, क्लॉथ यानी क्लॉथ्स बनाने लगे, क्लॉथ्स पहनने लगे। तो इनको भी क्या क्लॉथ्स को स्टोर करने के लिए भी क्या ये लोग इस अर्दन पॉट्स का क्या इस्तेमाल करने लगे थे। और क्या होता था कि ये जो बहुत सारे एरियाज है जिसमें जो मैन और वुमेन है इन लोगों ने क्या कंटिन्यू कर दिया किसे, जो फूड है उन्हें क्या हंट, मतलब कि जो एनिमल्स है उनको हंटर करने लगे। और सॉरी, तो जो गैदर से वो क्या फूड को हंट करने लगे। और कुछ लोगों ने क्या जो फार्मिंग है उनको क्या फार्मिंग और हर्डिंग को क्या अडॉप्ट करने लगा ये कुछ हजार साल पहले से। और कुछ केसेस में जो लोग हैं उन्होंने क्या ये फार्मिंग और हर्डिंग दोनों डिफरेंट एक्टिविटीज़ को क्या कंबाइन करने का सोचा और करा भी। जैसे कि एक आदमी है वो फार्मर भी है और क्या है वो हर्डर भी है। तो ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो हम लोग इसे भी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। Find Mehergarh on map 2, page number 12. This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is on one of the one of the most important routes into Iran. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. It is one of the earliest people that we know about. At this site, many animals' bones were found. Bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep,
and goat were found. Other finds at Mehergarh includes remain of a square of rectangular house. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. सॉरी, तो क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों को मैप नंबर 2 पे क्या ये जो मेहरगढ़ है इसे क्या हम लोगों को लोकेट करना है, तो वो हम लोग बाद में लोकेट कर लेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि जो मेहरगढ़ है ये क्या एक फर्टाइल प्लेन में क्या लोकेटेड है, कहाँ पे, जो बोलन पास है उसके पास में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रूट है कहाँ, ईरान जाने का। और जो मेहरगढ़ है वो प्रोबेबली क्या एक प्लेस है जहाँ पे जो पीपल है उन लोगों ने क्या लर्न करा था कि जो वीट और जो बार्ले है इनको कैसे ग्रो करे। और यहाँ पे जो रियर शीप और गोट्स हैं वो भी क्या फर्स्ट टाइम देखी गई थी इस एरिया में, यानी कि जो मेहरगढ़ है यहीं पे लोगों ने पहली बार ये चावल बार्ले उगाना और गेहूं उगाना क्या सीखा था। और यहीं पे जो रियर यानी कि बहुत ही ज़्यादा रियरर शीप गोट्स थी वो भी यहाँ पे क्या फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी। सॉरी। और ये एक बहुत ही ज़्यादा अर्लीस्ट विलेज है जहाँ जिसे हम लोग जानते हैं। और इस साइट में बहुत सारी एनिमल्स की बोन्स को क्या हम लोगों ने फाइंड करा। और ये जो बोन्स है वाइल्ड एनिमल्स की जैसे डियर, पिग, और जो बोन्स हो गई शेप और गोट की वो भी क्या यहाँ पे फाइंड करी गई थी, मिली थी। और जो अदर जो और भी ज़्यादा जो भी कुछ मिला है मेहरगढ़ से जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाउस, ये सब क्या था, ये सब जो हाउस थे इन सब हाउस में क्या 4 कंपार्टमेंट्स थे जिसमें सब क्या कुछ सारे के सारे कंपार्टमेंट सम ऑफ विच मे बी हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, यानी कि जिनमें से कुछ चीज़ें क्या स्टोरेज के लिए भी क्या यूज़ होती थी। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, तो इसमें जैसे 4 कंपार्टमेंट है तो उसमें से क्या एक कंपार्टमेंट क्या स्टोरेज के लिए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो एकदम खाली है, लेकिन जो फोर्थ वाला वो क्या पूरा स्टोरेज के लिए ही क्या यूज करा गया है। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats which were probably meant to serve as food in the next world. सॉरी। तो क्या कहा जाता है कि जब पीपल मर जाते थे, लोग मर जाते थे, तो उनके जो रिलेटिव्स और जो फ्रेंड्स थे वो सब क्या उनको रिस्पेक्ट पे करते थे। और क्या करते थे कि जो लोग दिखते थे वो सब आकर के क्या उन्हें ये बिलीव देते थे कि जो लाइफ मतलब कि मरने के बाद भी क्या एक नया लाइफ ऑफ फॉर्म है आफ्टर डेथ। और ये जो ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट, यानी कि एक ब्यूरियल एक अरेंजमेंट होता था जिसमें क्या होता था कि सर्वर ब्यूरियल साइट्स हैव फाउंड एट मेहरगढ़। तो ये जो ब्यूरियल अरेंजमेंट होता है यहाँ पे क्या कि जो बहुत सारे जो ब्यूरियल साइट्स थे ये सब कहाँ पे मेहरगढ़ में फाइंड हुए। और ये जो डेड पर्सन्स थे जो कि ब्यूरिड हो जाते थे क्या किसके साथ, विद गोट्स, यानी कि कोई आदमी मरा उसके साथ क्या किसी गोट को भी साथ में दफना दिया। तो इसे क्या हम लोग जानते थे, मतलब कि जो लोग थे वो लोग क्या समझते थे कि वो सर्व कर रहे हैं उनके लिए फूड, क्यों, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी कि जो वो लोग क्या समझते थे कि मरने के बाद आदमी दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है। तो ये सब क्या करते थे कि जैसे वो आदमी मर गया तो उसकी जब डेड बॉडी दफनाएंगे तो उसके साथ क्या एक गोट को भी क्या सर्व कर दबा देंगे, दफना देंगे। और क्या सोचेंगे कि जो आदमी दूसरे वर्ल्ड में गया है उसके साथ ये गोट भी चली जाएगी और वहां जा कर के उस गोट के लिए क्या खाने का एक काम करेगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इसकी एक्सरसाइज, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।